हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम लुसेंट के टॉपिक अशोक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। मतलब कि अशोक बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना? अशोक बना। और अशोक कब गद्दी पर अशोक 269 पूर्व में मगध की 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। उसकी माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी अशोक की माता का नाम था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मतलब जब अशोक राजगद्दी पर बैठा तो वह उस समय किसका राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेलगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मतलब कौन से जो लेख हैं उनके अंदर अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम के जो लेख हैं उनके अंदर अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। आगे देखिए, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों कोने में लिखित वर्गों के अंदर विभाजित किया गया। मतलब जो अभी अशोक का जो इतिहास है वो हमें उसके अभिलेखों से प्राप्त होता है। उसके अभिलेखों को 3 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। कौन से शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख? डॉक्टर आर भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। मतलब जो डॉक्टर आर भंडारकर हैं उन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही क्या लिखने का? अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। आगे देखिए दोस्तों, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में कनगनअल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्थ रूप चरित्र के साथ रणियों अशोक उल्लेखित है। मतलब कि अशोक कर्नाटक के जो गुलबर्गा जिले के अंदर कनअल्ली के अंदर जो शिलालेख है उसके अंदर अशोक के प्रस्थ रूप चित्र के साथ रणियों अशोक मतलब राजा अशोक उल्लेखित है। उस पर क्या लिखा हुआ है? रणियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। 12वें अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। मतलब कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? 12वें अभिलेख के अंदर अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा है। मतलब कि पुराणों के अंदर अशोक को क्या कहा है? अशोक वर्धन कहा है। आगे देखिए, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ये वर्णन किस अभिलेख के अंदर है? 13वें अभिलेख के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अशोक ने अपने कितने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया? 8 वर्ष बाद। और कब किया था? कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। इस पर आक्रमण किया। ये जो बात है कलिंग के युद्ध के बारे में किस अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है? 13वें शिलालेख के अंदर लिखा हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख के अंदर लिखा हुआ है। अब देखिए एक बार, ये जो अशोक के जो शिलालेख और उसके संबंधित राज्य हैं, शाहवाजगढ़ी का जो शिलालेख है वो कहाँ है? संबंधित राज्य कौन सा? पेशावर पाकिस्तान। मनसेहरा कहाँ है? हजारा पाकिस्तान। कालसी उत्तराखंड के अंदर। गिरनार कहाँ है? गुजरात के अंदर। धौली तथा कहाँ? उड़ीसा के अंदर। और अरगुड़ी कहाँ? आंध्र प्रदेश के अंदर। सोपारा महाराष्ट्र के अंदर। रूपनाथ तथा गुर्जरा कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर। सासाराम बिहार के अंदर। और बरगू राजस्थान के अंदर है। कहाँ? बरगू राजस्थान के अंदर। मौस्की गोवीमठ कर्नाटक के अंदर है। आगे देखिए, सिद्धपुर ये कर्नाटक के अंदर है। और जंटीगंग रामेश्वर ये भी कर्नाटक के अंदर। कंगनहल्ली भी कर्नाटक के अंदर। पालकी गुंडू भी कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। अहरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे देखिए, प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फ
ने पाटलिपुत्र में डायनेमिक्स नाम का एक राजदूत भेजा था। मतलब कि प्लिनी का कथन के अनुसार, कोई प्लिनी ही इतिहासकार है, उसके कथन के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने पाटलिपुत्र में डायनीशियम नामक एक राजदूत भेजा था। मतलब कि डायनीशियम नामक एक राजदूत किसके समय के अंदर आया था? ये अशोक के समय के अंदर आया था। आगे देखिए, अशोक का जो शिलालेख उनमें क्या क्या वर्णित है, अशोक के जो अभिलेख शिलालेख है उनके अंदर क्या क्या वर्णित है। अशोक का जो पहला अभिलेख है, शिलालेख है, उसके अंदर पशु बलि की निंदा की गई है। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है कौन से अभिलेख के अंदर क्या है। पहले अभिलेख के अंदर पशु बलि की निंदा, दूसरा मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था हो। मतलब कि मनुष्य और जो पशु है दोनों को स्वास्थ्य चिकित्सा की उपलब्ध सुविधा हो, ये कौन से वो है अभिलेख के अंदर। दूसरे के तीसरा, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। मतलब कि हर 5 वर्ष बाद अधिकारी दौरे पर जाएं और धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा जो अभिलेख उसके अंदर क्या है, इसमें बहरी घोष की जगह दम घोष की घोषणा की गई। बहरी घोष की जगह किसकी घोषणा की है? दम घोष की घोषणा की गई है। आगे देखिए 5वें, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। जो 5वां जो अभिलेख है उसके अंदर धर्म महामात्रों की जानकारी, नियुक्ति की जानकारी मिलती है। और जो छठा जो शिलालेख है उसके अंदर इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। मतलब कि आत्मा पर कैसे नियंत्रण किया जाए इसकी जानकारी छठे के अंदर है। 7वां और 8वां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। ऐसा कौन सा अभिलेख है, ये पूछ लेगा कि जिसके अंदर अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है, तो कौन सा अभिलेख है? 7वां और 8वां। 9वां अभिलेख या शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख इसके अंदर है 9वें शिलालेख के अंदर। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 10वां जो शिलालेख है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के लिए सोचेंगे। 11वां है, इसके अंदर क्या है? दम। इसमें धम की व्यवस्था व्याख्या की गई। जो 11वां जो अभिलेख है उसके अंदर क्या किया गया? धम की व्याख्या की गई। 12वें के अंदर इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। मतलब जो 12वां जो अभिलेख है इसके अंदर स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात किसके अंदर की गई? 12वें अभिलेख के अंदर। 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस अभिलेख के अंदर है? 13वें अभिलेख के अंदर। और इसके अंदर अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां दम प्रचारक भेजे थे। मतलब कि इसके अंदर 5 यवन राजाओं का भी उल्लेख है जहां पर अशोक ने दम प्रचारक भेजे थे। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14वें शिलालेख के अंदर अशोक ने क्या किया है? जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। आगे देखिए दोस्तों, रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। मतलब जो रामपुरवा है ये स्तंभ लेख कहाँ है? चंपारण के अंदर। इसकी खोज किसने की थी? 1872 के अंदर कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। लोरिया अरेजा चंपारण के अंदर, बिहार के अंदर है। लोरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। लोरिया नारायणगढ़ का जो शिलालेख है उसके अंदर किसका चित्र बना हुआ है? स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख जो उसे क्या कहा जाता है? उसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा और सबसे छोटा स्तंभ लेख रिमुदेई है। मतलब अशोक का जो सबसे लंबा अभिलेख है वो कौन सा है? 7वां। और सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुमदेई। इसी में लुम्बिनी में धम यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम में धार्मिक कर माफ़ कर दिया गया। मतलब कि लुम्बिनी ग्राम के अंदर धार्मिक कर माफ़ कर दिया गया। आगे देखिए, महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य के अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय
राहत कार्य किए जाने का विवरण है। मतलब जो महास्थान है उसके अंदर शहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख महास्थान से प्राप्त शहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख, महास्थान से कोई ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसके अंदर अकाल और या सूखा जब पड़ जाता था तो उस समय या देवी का जो प्रकोप होता था तो उस समय राजा जनता की मतलब की सहायता करता था। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। मतलब प्रथम पृथक शिलालेख के अंदर यह घोषणा की गई कि जो सभी मनुष्य हैं वो मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक पुनः अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। मतलब जो अशोक का सार एक पुनः अभिलेख है वो ग्रीक और आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ। किसके अंदर प्राप्त हुआ है? ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं के अंदर अशोक का कौन सा सार एक पुनः अभिलेख प्राप्त हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था जिसे उपाधा परीक्षण कहा जाता। मतलब कि साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की जब नियुक्ति की जाती थी तो उनके जो उनका चरित्र होता था उसे काफ़ी अच्छी तरह से जांचा परखा जाता था जिसे क्या कहा जाता था? उपाधा परीक्षण। आगे सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। मतलब कि जो सम्राट होता था उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद बनाई हुई होती थी। मंत्री परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 12, 16 या 20। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता है जिसकी संख्या 18 थी। मतलब क्या है कि अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। शीर्ष अधिकारी के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तीर्थ का, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या, महामात्र की संख्या कितनी थी? 18 थी। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में चर को जासूस कहा जाता है। मतलब कि अर्थशास्त्र के अंदर जो चर है उसको क्या कहा जाता है? जासूस। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्कर कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। मतलब अशोक के समय प्रांत कितने थे? 5 थे। और प्रांतों क्या कहा जाता था? चक्कर। अशोक के समय प्रांत कितने थे? 5 थे। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। और प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्कर। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र, मतलब कि जो राजा के पुत्र होते थे कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। जो 5 प्रांत थे उनका जो विभाजन है विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। आगे देखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक होता था। मतलब कि जो प्रशासन है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। और उसका मुखिया क्या होता था? ग्रामिक। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का प्रशासन संभाला था। मतलब कि प्रशासकों के अंदर सबसे छोटा क्या होता था? गोप, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। आगे देखिए, मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य थे। मतलब क्या है कि मैगस्थनीज बता रहा है कि जो नगर का प्रशासन था मगध साम्राज्य के अंदर, वो प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। मतलब कि जो 30 नगर का प्रशासन कौन करता था? 30 सदस्यों का कोई मंडल होता था वो करता था। और 6 समितियों में विभाजित था। ये जो मंडल है ये 6 समितियों के अंदर विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मतलब अशोक के समय के अंदर मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। बिक्री कर, अगर मान लो किसी भी व्यक्ति को 10 रुपये की चीज़ बेची तो उसे 1 रुपये कर के रूप में देना पड़ता था। अगर कोई इसे बचाने की कोशिश करता तो उसे क्या दिया जाता था? मृत्युदंड दे दिया जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी थे। जो एग्रोनोमाई थे वो क्या थे? मार्ग निर्माण अधिकारी, मतलब रोड निर्माण करता कौन थे? एग्रोनोमाई। मैगस्थनीज के अनुसार, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक और 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। मतलब
जस्टिन के अनुसार, जस्टिन का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के अंदर लगभग 50,000 तो अश्वारोही सैनिक, अश्वारोही मतलब कि घोड़ों के साथ सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? नायक। मतलब जब युद्ध होता था तो उस युद्ध के अंदर जो सेना का नेतृत्व करता था उस अधिकारी को क्या कहते थे? नायक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, जो सेना का जो नेतृत्व करता था उसे क्या कहते थे? सेनापति। न सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? सेनापति। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार तथा क्या था? 9,000 हाथी थे। आगे देखिए दोस्तों, मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समिति करती थी। मतलब कि मौर्य सेना का जो रखरखाव है, जो 5 सदस्यीय 6 समिति थी वे करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्स्य सरप नामक आत्म्य के अधीन होता था। मतलब कि मौर्य साम्राज्य के अंदर जो गुप्तचर विभाग था वो किसके अंदर होता था? महामात्स्य सरप नामक आत्म्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर क्या है? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा है? गुड पुरुष कहा गया है। और एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता है। मतलब कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को तो गुड पुरुष कहा जाता है और एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता है? संस्था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके मतलब घूम फिर के कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहते हैं? संचार। आगे देखिए, अशोक के अधीन जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहते थे। मतलब जो अशोक के अधीन जो जनपदीय न्यायालय थे, मतलब लोगों की समस्या सुनने के लिए जो न्यायालय थे उनके न्यायाधीश को क्या कहते थे? राजूक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मतलब कि सरकारी जो भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था? सीता भूमि। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहते थे? अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मतलब कि मौर्य काल के अंदर द्रोण का प्रयोग अनाज माप के लिए किया जाता था। मौर्य काल के अंदर मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। मतलब जो द्रोण है वो अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मैगस्थनीज जो इतिहासकार है उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों के अंदर विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षण और सभासद। आगे देखिए दोस्तों, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। मतलब जो स्वतंत्रता रूप से वेश्यावृत्ति अपना लेती थी वो महिला क्या कहलाती थी? रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की। मतलब कि नंद वंश का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सहायता किससे प्राप्त की थी? कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त ने किससे सहायता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त के कश्मीर के राजा प्रवर्तक से। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा था। मौर्य का जो शासन था वो कब तक रहा? 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। भागवत पुराण के अनुसार तो मौर्य वंश के अंदर कितने राजा थे? 10 राजा। लेकिन वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश के अंदर 9 राजा थे।
मौर्य वंश का अंतिम शासक भरतरथ था, जिसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मतलब क्या था, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, भरतरथ। उसकी हत्या किसने कर दी थी, पुष्यमित्र शुंग ने। कब की, 185 ईसा पूर्व में। और उसकी हत्या करने के बाद शुंग क्या हो गया, शुंग वंश की नींव डाल दी और शुंग गद्दी पर बैठ गया। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। क्या, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, भरतरथ। उसकी हत्या किसने कर दी, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो देखिए दोस्तों, ये था आज हमारा चैप्टर अशोक के बारे में सारी जानकारी। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।